हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 10 दिसंबर 2024 को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय का सेट 2 के लिए एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेट 2 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा सामाजिक विज्ञान विषय का, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 2 का क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा का है, सोशल साइंस विषय है यानी कि सामाजिक विज्ञान। 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो है MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। धन के निष्कासन का मतलब होता है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय पर जो अंग्रेज़ थे भारत का पैसा इंग्लैंड भेजते थे और उसके बदले में भारत को कोई भी बेनिफिट, कोई भी लाभ नहीं मिलता था। इस चीज़ को जो है धन का निष्कासन कहा गया है। और ये जो है इसका जो सिद्धांत था सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया। तो ये लगा था 1854 के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। तो ये होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी कि व्यापार के अंदर अवरोध का कार्य कौन सा करता है इन सभी ऑप्शनों में से। तो ये आंसर है ऑप्शन बी, आयात पर कर, यानी कि जो आयात है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ये व्यापार में अवरोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद फिलअप वाले क्वेश्चन आएंगे। पांचवा क्वेश्चन फिलअप का है, भारत बहुदलीय व्यवस्था का एक उदाहरण है, यानी कि भारत के अंदर जो है बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है वह कहलाता है राजनीतिक दल। यानी कि राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठन होता है जो चुनाव लड़ता है और सरकार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करता है। ऐसे दल को राजनीतिक दल कहते हैं, संगठन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था। तो नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन के अंदर है, 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थीं। और कारण के अंदर है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कि ए और आर दोनों बातें सच हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद यहाँ से जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। 2 नंबर के अंदर पहला क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं ने कौन सी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। आंसर देखें, 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल गया, यानी कि प्लेग की जो महामारी थी ये 1897 के अंदर पूना के अंदर फैल गई। पूना जो है जगह का नाम है। जिससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने रैंड नामक प्लेग कमिश्नर की नियुक्ति की, यानी कि प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेजों ने रैंड नामक एक प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया। रैंड ने पूना में लोगों के घरों और मंदिरों में बेरोक टोक प्रवेश कर आम जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी कि ये जो रैंड था अंग्रेज अधिकारी, पूना के अंदर लोगों के घरों में, उनके मंदिरों में बिना रोक टोक के प्रवेश करने लगा और इस बात से जो है वहाँ की जनता नाराज हो गई। अतः दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर नामक 2 भाइयों ने 22 जून 1897 ईस्वी को
रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ आयरस्टन भी मारा गया। दोनों भाइयों को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल अथवा प्रांतीय दल किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। आंसर देखिए, वे दल जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र या प्रांत विशेष में होता है, यानी कि ऐसा राजनीतिक दल जिसका प्रभुत्व यानी कि जिसका प्रभाव एक क्षेत्र के अंदर या फिर एक प्रांत में होता है, उन्हें क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल कहते हैं। इनका निर्माण क्षेत्र विशेष की समस्या को लेकर होता है, यानी कि इस प्रकार की जो पार्टियां हैं इनका निर्माण होता है किसी विशेष क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम तथा महाराष्ट्र में शिवसेना इसी प्रकार के दल है, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो तेलुगु देशम पार्टी है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, प्रांतीय दल है, और इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? यानी कि संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। निम्नलिखित कारणों से हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। पहला है, खनिज नवीकरणीय योग्य नहीं होते, यानी कि खनिजों को जो है पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, यानी कि खनिज जो है प्रकृति के अंदर लाखों सालों में बनते हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनका जो है दोबारा से निर्माण किया जा सके। तो इसलिए ये बात लिखी हुई है कि खनिज नवीकरणीय योग्य नहीं होते, यानी कि इनका पुनर्निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि खनिज जो है लाखों वर्षों में तैयार होते हैं। यदि हम इनका उपयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो इनके भंडार शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, यानी कि अगर इसका उपयोग जो है अधिक मात्रा में किया जाएगा तो ये जो खनिज के भंडार हैं ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इससे हमारा आर्थिक विकास रुक जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, अयस्कों के लगातार उत्खनन यानी कि खनन से उनकी लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता घटती जाती है, यानी कि उत्खनन के लिए जितनी ज़्यादा गहराई में खुदाई की जाएगी जो खनिज होंगे उनकी गुणवत्ता कम होती जाएगी, यानी कि घटती चली जाएगी, यानी कि अधिक गहराई में अच्छी क्वालिटी के खनिज नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें, विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है, यानी कि दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी निवेश का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि इंटरनेशनल कंपनियां द्वारा किसी देश में लगाया गया धन, यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं किसी देश के अंदर जो वो अपना धन लगाती हैं या फिर प्रौद्योगिकी लगाती हैं, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, उसे विदेशी निवेश कहते हैं या फिर विदेशी निवेश कहलाता है। उसके बाद 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है और इनका आंसर जो है आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा। तो 3 नंबर के अंदर पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। आंसर देखें, कृषि और उद्योग को अलग नहीं किया जा सकता, यह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कृषि को और उद्योग को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के पूरक है, इनका विकास साथ साथ होता है। निम्नलिखित तथ्यों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। पहला पॉइंट देखें, कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग, यानी कि चीनी उद्योग के लिए गन्ने की ज़रूरत होती है, तो गन्ना जो है कृषि का उत्पाद है। उसी तरह से वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए भी इस प्रकार कृषि हमारे उद्योगों की सुदृढ़ आधारशिला है, यानी कि मजबूत आधारशिला है। कृषि जो है उद्योगों की मजबूत आधारशिला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, उद्योग भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो उद्योग हैं वो भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि यंत्र यानी कि उद्योगों के द्वारा, यानी कि फैक्ट्रियों में, कंपनियों में कृषि करने के जो यंत्र होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। उर्वरक यानी कि खाद बनाई जाती है, कीटनाशक बनाए जाते हैं, बिजली का उत्पादन होता है और अच्छी
जो क्वालिटी के बीज है वो तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उद्योगों की देन है, जिससे कृषि का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बातें आवश्यक हैं? आंसर देखें। लोकतंत्र के सफलता पूर्वक पूर्वक कार्य करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। पहला पॉइंट है, देश के नागरिकों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, यानी कि जो नागरिक हैं उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए और उन्हें सचेत रहना चाहिए। यानी कि सचेत रहने का मतलब है कि देश में क्या घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है, देश के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि देश के जो नागरिक हैं उन सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार हो। राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, लोगों के राष्ट्रीय चरित्र एवं मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं उनके राष्ट्रीय चरित्र यानी कि राष्ट्र के बारे में जो है उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। और अगला पॉइंट है, प्रेस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, लेकिन उसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? यानी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेश का क्या अर्थ है? साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियाँ सहायक रहीं? आंसर देखें अब। साम्राज्यवाद का अर्थ, जब कोई शक्तिशाली व उन्नत देश यानी कि विकसित देश किसी दुर्बल पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक यानी कि शक्ति के आधार पर अधिकार स्थापित कर लेता है, यानी कि उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसका यानी कि उस देश का राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा को या फिर प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद का मतलब है कि कोई ताकतवर देश किसी दुर्बल देश के ऊपर यानी कि कमज़ोर देश के ऊपर अधिकार कर लेता है और फिर उसका शोषण करता है, तो इस चीज़ को जो है साम्राज्यवाद कहते हैं। उसके बाद है उपनिवेशवाद का अर्थ, किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। यानी कि उपनिवेशवाद का मतलब है कि कोई ताकतवर देश किसी गरीब देश, कमज़ोर देश के ऊपर अपना अधिकार कर ले और केवल आर्थिक तौर पर उसका फ़ायदा उठाए, तो इस चीज़ को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कि भारत भी जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था। उसके बाद है, साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति यानी कि साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा मिला था उसके लिए कौन सी परिस्थितियां का जिम्मेदार थी? पहला कारण बताया है, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति यानी कि जो यूरोप के देश थे वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति आने से कच्चे माल की प्राप्ति तथा वस्तुओं को बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि यूरोप के जो देश थे उनमें औद्योगिक क्रांति आई, जिसकी वजह से उनकी कच्चे माल की जो मांग थी वो बढ़ गई और जो तैयार माल कर रखा था उन्होंने उसको बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता पड़ी, और इसी वजह से जो है उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर अधिकार किया और इसी चीज़ को जो है साम्राज्यवाद कहते हैं और जिससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। उसके बाद यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी यानी कि औद्योगिकरण की वजह से जो है वहाँ पर डेवलपमेंट हुई और जिसकी वजह से उनके पास जो है ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी हो गई, यानी कि जो यूरोप के देश थे उनमें औद्योगिक क्रांति हुई और जिसके कारण वहाँ पर जो है लोगों के पास अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी हो गई, जिसे उपनिवेशों में लगाया गया। फिर उन्होंने जो है यूरोपीय देशों ने इन पैसों को, जो अतिरिक्त पैसा था, उन्होंने उपनिवेशों में लगाया, यानी कि जो देश उनके अधीन थे वहाँ पर उन्होंने निवेश किया। उसके बाद है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। यूरोप के ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार धर्म विस्तार का एक अच्छा साधन था, यानी कि यूरोप के जो ईसाई पादरी थी साम्राज्यवाद का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जिन देशों के ऊपर यूरोप ने अपना उपनिवेशवाद तैयार कर रखा था यानी कि अधिकार किया हुआ था, उन देशों में उन्होंने जो है अपने धर्म यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार किया और प्रसार किया।
उसके बाद है यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना। सभी यूरोपीय राष्ट्र उपनिवेश प्राप्त करके शक्तिशाली बनना चाहते थे, जिसने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दी। यानी कि जो यूरोपीय देश थे वो सभी देश जो है उपनिवेश प्राप्त करना चाहते थे और स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जिससे जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। उसके बाद सभ्य बनाने का अभियान। यूरोप के लोग स्वयं को सभ्य और श्रेष्ठ मानकर एशिया और अफ्रीका के हीन और असभ्य लोगों को सभ्य बनाना अपना कर्तव्य समझते थे। यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो अपने आप को स्वयं जो है सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे, और एशिया और अफ्रीका के जो हीन और असभ्य लोग थे उनको सभ्य बनाना वो अपना कर्तव्य समझते थे। इसने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा दिया। उसके बाद है यातायात और संचार के साधन। यूरोपीय देशों में यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण दूर दूर के देशों पर अधिकार करना सरल हो गया। यानी कि यूरोपीय देशों के अंदर यातायात और संचार के जो साधन थे ये विकसित हुए, और इनके विकसित होने की वजह से दूर दूर के देशों तक जो है यूरोपीय देशों का अधिकार यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे देशों पर अधिकार करना जो है काम सरल हो गया। यानी कि ये चीज़ जो है सरल हो गई, जिससे जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। उसके बाद अगला है नेक्स्ट पॉइंट, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। यूरोपीय देशों में आधुनिक शस्त्रों तथा शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण हो गया था, जिससे उनके लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों की पिछड़ी और दुर्बल सेनाओं को पराजित करके नियंत्रण करना सरल हो गया। यानी कि जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से यूरोपीय देशों की जो सेनाएं थी वो शक्तिशाली बनी, और जिसकी वजह से एशियाई और अफ्रीकी देश से जो दुर्बल और कमज़ोर देश थे यानी कि उनकी सेनाएं कमज़ोर थीं, तो वहाँ पर उनको अधिकार करना आसान हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन चॉइस में भी है, तो ये है वो क्वेश्चन। अगर इसको भी समझाता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसकी तैयारी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 2 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पैसेज होगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक नंबर वाले, उनके आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या हैं? तो आंसर देखें, ऐसी कंपनियाँ जिनके उत्पादन का विस्तार अनेक देशों में फैला होता है उन्हें बहुराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कंपनियां कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? आंसर देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश में उत्पादन के लिए किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताएं? तो इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी। इसी तरह से एक और पैसेज आएगा, इसको भी आपको पढ़ना है, और इसके नीचे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। उसके बाद ये मैप वाला क्वेश्चन है। तो ये था 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का सेट 2 के लिए क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।